नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के रूप में कार्यरत हूं। आप सभी शिक्षार्थियों का मैं आज के इस वीडियो लेक्चर, जिसका शीर्षक है श्रवण कौशल का मूल्यांकन, नीतियां एवं उपकरण, में स्वागत करता हूं। जो हम सब जानते हैं कि श्रवण कौशल एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल है। इसके साथ ही यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः श्रवण कौशल का मूल्यांकन होना आवश्यक है। अब श्रवण कौशल के मूल्यांकन से हमारा क्या आशय है? श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए किन किन नीतियों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से उपकरण हैं या किन किन गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है, आदि तथ्यों पर इस व्याख्यान में चर्चा की गई है। इस क्रम में हम श्रवण कौशल की सबसे पहले श्रवण कौशल के मूल्यांकन की संप्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। श्रवण कौशल के मूल्यांकन से आशय इस बात का मूल्यांकन करने से है कि विद्यार्थी ने श्रुत संदेश को किस सीमा तक समझा है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना एवं सुनकर समझना। यदि श्रोता वक्ता की बात को समझ नहीं पाता है तो श्रवण की क्रिया संपन्न हुई नहीं मानी जाती है। श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए कुछ नीतियों का सहारा लिया जाता है, या यूं कहें कि कुछ नीतियों का उपयोग करके या कुछ नीतियों के आधार पर श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए उपकरण या गतिविधियों का विकास किया जाता है। ये नीतियां कौन कौन सी है, आइए इस पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। शिक्षार्थी के एकाग्रता का मूल्यांकन, अर्थात श्रवण कौशल का मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो भी उपकरण हो या जो भी गतिविधि का निर्माण किया जाए उसमें शिक्षार्थी के एकाग्रता का मूल्यांकन अवश्य हो, क्योंकि एकाग्रता और श्रवण कौशल का संबंध अभिन्न है। दूसरा, भावों की पुनराभिव्यक्ति द्वारा श्रवण कौशल का मूल्यांकन, विद्यार्थी के व्यवहार द्वारा श्रवण कौशल का मूल्यांकन, प्रश्नीकरण द्वारा मूल्यांकन तथा पल्लवन की कला द्वारा मूल्यांकन। श्रवण कौशल के मूल्यांकन की इन नीतियों का प्रयोग करके कई प्रकार के मूल्यांकन उपकरण बनाए जाते हैं एवं कई प्रकार के मूल्यांकन गतिविधियों का विकास किया जाता है। कुछ प्रमुख उपकरण एवं गतिविधियों की चर्चा हमने आगे के स्लाइड में की है। आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। श्रवण आधारित लेखन परीक्षण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस परीक्षण में विद्यार्थी को पहले कोई संदेश सुनाया जाता है। यह संदेश किसी कहानी, किसी अनुच्छेद या किसी निर्देश के रूप में हो सकता है, और फिर उस संदेश के आधार पर परीक्षण का निर्माण कर विद्यार्थियों पर प्रशासित किया जाता है। तीन मुख्य कार्य होते हैं। पहले शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को किसी कहानी या अनुच्छेद या निर्देश या अन्य किसी रूप में वाचन करके कोई संदेश सुनाया जाता है। विद्यार्थी उस संदेश का श्रवण करता है। वाचन और श्रवण के ये दोनों कार्य एक साथ चलते हैं। इसके पश्चात विद्यार्थी श्रुत संदेश का यथारूप लेखन करने का प्रयास करता है। यह इस परीक्षण का तीसरा कार्य होता है। जो विद्यार्थी मूल संदेश को अपनी स्मृति के आधार पर जितनी अधिक शुद्धता के साथ लिख सकता है, उसका श्रवण कौशल उतना ही सशक्त माना जाता है। अगला परीक्षण होता है सारांश लेखन। यह भी श्रवण आधारित लेखन परीक्षण का ही एक रूप होता है। इसमें भी सारी प्रक्रियाएं वैसी ही होती है जैसी कि श्रवण आधारित लेखन परीक्षण में।
अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें विद्यार्थी को पूरा श्रुत संदेश नहीं लिखना होता है, बल्कि उसका सारांश लिखना होता है। आपूर्ति परीक्षण एक अन्य मुख्य परीक्षण है जो श्रवण आधारित लेखन परीक्षण की श्रेणी में ही आता है। इस प्रकार के परीक्षण में पहले शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को कोई संदेश सुनाया जाता है, फिर विद्यार्थी को एक पत्र दिया जाता है। सुनाए गए कहानी या अनुच्छेद का कुछ भाग दिया रहता है और कुछ स्थान रिक्त दिए गए रहते हैं। उन रिक्त स्थानों को विद्यार्थी को अपने स्मृति के आधार पर पूर्ण करना होता है। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आपूर्ति परीक्षण दिया है जो अयोध्या के राजा दशरथ और उनके पुत्रों की कहानी पर आधारित है। अब आप देख रहे हैं कि इस पत्र में कुछ स्थान रिक्त दिया गया है। अब शिक्षक पहले इस कहानी को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है, फिर यह पत्र प्रस्तुत करता है और उन्हें निर्देश देता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने स्मृति के आधार पर करें। जो विद्यार्थी जितनी शुद्धता के साथ पूर्ति करता है उसका श्रवण कौशल उतना ही सशक्त होता है। साथ कुछ गतिविधियों का भी निर्माण किया जाता है। प्रमुख गतिविधि है समूह श्रवण गतिविधि। यह गतिविधि समूह चर्चा गतिविधि का ही विस्तृत रूप माना जाता है। समूह चर्चा गतिविधि से हमारा आशय यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन से है। इस गतिविधि में विद्यार्थियों को दो समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। उनके विभाजन के उपरांत उन्हें दो वृत्ताकार समूहों, एक आंतरिक वृत्त एवं एक बाह्य वृत्त में व्यवस्थित किया जाता है। आंतरिक वृत्त समूह के विद्यार्थियों का अपने पसंद के विषय पर चर्चा करना ये इस गतिविधि का अगला पड़ाव है। इसके बाद बाह्य वृत्त समूह के सदस्य आंतरिक वृत्त के समूह के सदस्यों का अवलोकन करते हैं। अवलोकन न्यूनतम भारांक से उच्चतम भारांक की ओर होता है। ये भारांक 1 से 5 के बीच में सामान्यतः अवस्थित होते हैं, लेकिन ऐसा ही होगा यह कोई आवश्यक नहीं है। मूल्यांकनकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार से भारांकों की संख्या अधिक या कम कर सकता है और उसके नाम भी अलग हो सकते हैं। अवलोकन के पश्चात समूह परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, अर्थात बाह्य वृत्त समूह को आंतरिक वृत्त समूह एवं आंतरिक वृत्त समूह को बाह्य वृत्त समूह बनाया जाता है और इसके बाद इस गतिविधि को दोहराया जाता है। इस प्रकार श्रवण गतिविधि संपादित होती है। अगली गतिविधि जिसका प्रयोग श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए किया जाता है वो है चयनात्मक गतिविधि। चयनात्मक शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें चयन करने की प्रक्रिया होती है, अर्थात मूल्यांकनकर्ता श्रोताओं को उच्चरित संदेश में से कुछ विशेष प्रकार के शब्द जो कि संयोजक शब्द हो सकते हैं या संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं, अव्यय हो सकता है या तुकांत शब्द हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ शब्दों का चयन करने के लिए कहता है और इसके पश्चात उन्हें उसे लिखने या सुनाने के लिए कहता है। उच्चरित संदेश में से कुछ व्याकरणिक तत्वों यथा संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय आदि का जैसा भी मूल्यांकन करता निर्देश दे उसे चयन करके लिखना या सुनाना भी इस गतिविधि का एक भाग होता है। इसके इतर अर्थात समूह श्रवण गतिविधि एवं चयनात्मक गतिविधि के इतर कुछ अन्य गतिविधियां भी श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाती हैं, जैसे श्रुत शब्दों का लेखन, उच्चरित संदेश के काल को बदलना, अपरिचित शब्दों का प्रसंग के आधार पर अर्थ निकालना, केंद्रीय भाव को पहचानना, उच्चरित संदेश में से विशिष्ट सूचना को ग्रहण करना तथा उच्चरित संदेश को सुनकर
वक्ता की उच्चारण त्रुटियों को इंगित करना। ये कुछ अन्य गतिविधियां हैं जिनका प्रयोग श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए हम करते हैं। मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है, अतः इसके संपादन में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसे हम श्रवण कौशल के मूल्यांकन में ली जाने वाली सावधानियों की संज्ञा ले सकते हैं। मूल्यांकन कक्ष का आकार, बैठने की व्यवस्था, मूल्यांकन कक्ष की श्रवणगम्यता, प्रयुक्त उपकरण, रिकॉर्डेड संदेश की गुणवत्ता तथा वक्ता के उच्चारण की गुणवत्ता आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका ध्यान हमें श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने से पूर्व रखना पड़ता है। जब हम मूल्यांकन कक्ष के आकार, बैठने की व्यवस्था एवं श्रवणगम्यता की बात करते हैं तो इसका सीधा आशय यह होता है कि जिस भी कक्ष में या जिस स्थान पर हम बैठकर मूल्यांकन का कार्य कर रहे हो, वो स्थान इस प्रकार का होना चाहिए, वो कक्ष इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें वक्ता का उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट रूप में श्रोता तक पहुंच सके। कक्ष की बनावट के कारण कोई व्यवधान या बैठने की व्यवस्था के कारण कोई व्यवधान न पहुंचे। प्रयुक्त उपकरण या रिकॉर्डेड संदेश की गुणवत्ता या वक्ता के उच्चारण की गुणवत्ता की जब बात होती है तो भी इससे आशय यही होता है कि वो रिकॉर्डेड संदेश हो तो ऐसा हो कि उसमें उच्चारण की शुद्धता हो, उसमें उचित प्रवाह और उचित ठहराव को स्थान दिया गया हो, अर्थात उस संदेश को सुनकर श्रोता समझ सके, या यूं कहें कि संदेश को सुनकर श्रोता शुद्ध रूप में समझ सके कि जैसा वो सुनेगा वैसा ही वो दोहराएगा। प्रयुक्त उपकरण की बात आती है तो उपकरण उचित होना चाहिए और उपकरण अच्छी दशा में होना चाहिए। यदि वक्ता उच्चारण करके संदेश को सुनाता है विद्यार्थियों को तो उच्चारण शुद्ध एवं साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए ताकि श्रोता उसको स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में समझ सके। तो साथियों, यदि इन सावधानियों का ध्यान रखकर हम बताए गए नीतियों एवं उपकरणों के मुताबिक श्रवण कौशल का मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल के संदर्भ में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो उनके श्रवण कौशल को उन्नत करने में सहायक होता है। धन्यवाद।